हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 लेटर्स ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड कलेक्शन लेटर। अभी हमने पहले चैप्टर्स में देखा था कि जो भी बायर्स होते हैं उनको एक क्रेडिट लिमिट मिलता है। दैट इज़ उनको जो सप्लायर है वो एक फैसिलिटी देता है दैट आप अभी ख़रीद लीजिए मेरे पास से सामान और इसका पेमेंट आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कर दीजिएगा। तो हर एक कंपनी का, हर एक सप्लायर का अपना अपना एक अलग क्रेडिट पॉलिसी होता है। उस क्रेडिट लिमिट से क्या होता है कि सप्लायर ज़्यादा सेल कर सकता है। जिसका क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा अच्छा होता है वो सप्लायर अपना ज़्यादा सेल कर सकता है और बायर के लिए ये फ़ायदा है कि उसको तुरंत से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल, किसी बायर को 20,000 का सामान लेना है लेकिन उसके पास अभी सिर्फ 10,000 रुपये है, तो वो क्या कर पाएगा? वो 20,000 का सामान सप्लायर के पास से ऑर्डर कर लेगा और सप्लायर उसको बोलेगा ठीक है, आप मुझे 1 महीने बाद दीजिएगा पैसे। तो वो 20,000 का सामान ले लेगा, उसके बाद वो आगे अपने कस्टमर को बेचेगा 30,000 में। कस्टमर जब उसको पैसा दे देगा तो वो पैसा वो आगे फिर सप्लायर को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से जो बायर की बाइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। सप्लायर ने बोला 1 महीने बाद मुझे पैसे दे देना, लेकिन हो सकता है बायर उसको पैसे दे ही नहीं। हो सकता है वो उसको 1.5 मंथ, 2 महीने बाद पैसा दे, या फिर हो सकता है बिल्कुल पैसा दे ही नहीं, वो भाग जाए। तो इसलिए सप्लायर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बायर का फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई कर ले। लिखना पड़ता है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस। So, if the money is not received within specific time limit, the risk of loss of money may arise. If the business is done on credit basis, the scrutiny of the client's or the buyer's financial status and prestige is advisable. It is advisable for a business firm to acquire all information regarding client's financial status before giving him material or goods on credit. Normally, letters are returned to bank and other business firm to obtain information. The 4 C's should be examined. Which are the 4 C's? The character of the firm, the capacity to repay the amount, the capital of the firm, and the collateral. Collateral means the security which is to be furnished. इसका मतलब है कैरेक्टर ऑफ द फर्म, मतलब उसका पास्ट आप देख लीजिए कि उसका मार्केट में कितना अच्छा प्रेस्टीज है, उनका कोई नाम खराब तो नहीं हुआ, पहले उसने कभी इस तरीके से पैसे लेके भाग तो नहीं गया। इस तरीके से आपको पता चलेगा कैरेक्टर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू रीपे द अमाउंट। अभी उस बंदे ने आपसे सपोज 1 करोड़ का क्रेडिट मांगा है, लेकिन आपको उसके बिजनेस से पता चल रहा है, उसके सेल्स के फिगर से पता चल रहा है कि वो 1 करोड़ पैसे वापस नहीं दे पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 70 लाख पैसे ही के रुपए ही वापस दे पाएगा। तो आप उसको 1 करोड़ का क्रेडिट मत दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलो कि 50 लाख मैं आपको क्रेडिट दूंगा, लेकिन 50 लाख तो मुझे एडवांस पेमेंट ही चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द फर्म। दैट इज़ आपने दूसरे अकाउंटिंग के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो प्रोप्राइटर कितना पैसा लेके आया है बिजनेस में, उसके कितने लोन्स है, वो सब आपको उसके बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रोप्राइटर के खुद के पास कितने पैसे हैं और उसने फर्म में कितना डाला हुआ है। नेक्स्ट इज़ कोलैटरल ऑफ द फर्म। मतलब अगर वो आपको कोई सामने सिक्योरिटी दे रहा है, सपोज़ वो आपसे ये कह रहा है कि 1 करोड़ की जो क्रेडिट लिमिट है उसके सामने मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक दूंगा, तो वो जो पोस्ट डेटेड चेक है वो आपका एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी हो गया। वो आप चेक को डायरेक्ट बैंक में डाल सकते हो 1 महीने बाद, उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 1 महीने बाद उसको बैंक में डाल दो। अगर बाउंस हो गया तो फिर लीगल केस हो जाएगा। इसलिए सामने वो जो बायर है वो भी अवेयर रहेगा कि भाई 1 महीने बाद तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ जैसे भी करके मुझे डालने ही है। या फिर इन केस ऑफ बैंक जो करती है, बैंक जब भी आपको लोन देती है तो वो लोन आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ क्रेडिट ही है, लेकिन उसके सामने वो आपका घर गिरवी रखती है, तो वो आपका एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी रहता है। सो ये चारों चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द इंक्वायरी टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी बिजनेस फर्म कैन बी डन थ्रू 3 मेथड्स। फर्स्ट इज रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द फर्म, second is reference provided by the banker of the firm, and third is last year's annual report. So इसका बेसिक प्रोसीजर क्या रहता है कि आपका जो बायर है, आप के बायर के क्लाइंट्स को आप तो नहीं जानते हो, तो आप बायर से ही पूछोगे पहले कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है,
और आपके दूसरे क्लाइंट्स का नाम बताओ। ये दोनों चीज़ आप पूछोगे, वो आपको बताएगा कि भाई मेरा अकाउंट SBI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ये ब्रांच में है, वो बता देगा आपको। दूसरा आपको 2-3 उसके जो अच्छे क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है, उसके नाम बता देगा। उसके बाद फर्स्ट आप या तो वो जो उसके क्लाइंट्स है उसको आप लेटर लिखिए और उससे पूछिए कि भाई ये बायर ने मेरे पास से इंक्वायरी किया था ये सामान खरीदने के लिए, आप मुझे बताइए कि पास्ट में इसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहा है या फिर उसने कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है। वो फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट आप अपने बायर के जो बैंक है उसने जिसका भी नाम बताया होगा SBI BOB, उसको पूछिए कि भाई इसके अकाउंट में ढंग के पैसे है या फिर इसका क्रेडिट लिमिट अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या नहीं है, वो प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो बैंकर आपको बता देगा। थर्ड है उसका एनुअल रिपोर्ट। आप उससे या तो एनुअल रिपोर्ट मांग सकते हैं या फिर अगर वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसके खुद के वेबसाइट है, तो वो फिर पब्लिकली भी अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे कंपनीज़ के, तो उसको आप वेरीफाई कीजिए और आपको पता चल जाएगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस। अब आप ये इन्फॉर्मेशन के लिए जब भी अपने बायर को बोल रहे हैं, बायर से अपने क्लाइंट्स का रेफरेंस मांग रहे हैं या फिर उनके बैंकर का नाम मांग रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत ही मॉडेस्टली लिखो इस चीज़ को, क्योंकि वो आपका फ्यूचर कस्टमर है। तो आप उसे ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई तुम मेरा क्रेडिबिलिटी मुझसे मांग के मेरी कोई बेइज्जती कर रहे हो। Okay, so the reference of another firm or a bank should be written in polite and modest language, and it should not harm his dignity. The customer should not feel that his financial status is being suspected. On the contrary, it should make him feel that this is a very routine procedure of the business activity. अब जो हमने पहले देखा कि हम किसी क्लाइंट के पास से अपने बायर के किसी क्लाइंट के पास से रेफरेंस मांग सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बायर तो अपने जो जो अच्छे क्लाइंट है जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशन है उसी का रेफरेंस देगा। जिसके साथ उसके रिलेशन ख़राब है उसका तो रेफरेंस आपको वैसे भी देने वाला है ही नहीं। तो आप ऐसे जब अपने बायर के क्लाइंट के पास से रेफरेंस मांगोगे तो आपको मोस्टली एक पॉजिटिव या फिर एक न्यूट्रल ओपिनियन ही मिलेगा। तो जो बैंक के पास से आपको जो लेटर मिलता है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। नाउ इसमें इश्यू ये होता है कि बैंक आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आपके बायर का अकाउंट सपोज SBI में है, आप SBI को पूछोगे कि मेजर्स XYZ का फाइनेंशियल स्टेटस बताइए, तो SBI आपको जवाब नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने खुद का जो बैंक ब्रांच है उसे पहले बताना पड़ेगा। आपका ब्रांच सपोज़ BOB में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे मेजर्स XYZ के पास से एक ऑर्डर आया है और मुझे उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानना है, तो आप प्लीज़ SBI को कांटेक्ट करें और SBI के पास से मेजर्स XYZ का डेटा लीजिए। तो आपके बिहाफ में BOB SBI को लिखेगा, SBI XYZ का इन्फॉर्मेशन BOB को देगा, फिर BOB वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक शॉर्ट समराइज्ड वे में आपको देगी। बैंक कभी भी डायरेक्टली कस्टमर को ये सब फाइनेंशियल स्टेटस और ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कभी भी डायरेक्टली सप्लायर्स और बायर्स को ये नहीं देती। So firstly, why is the information given by the bank is considered more reliable? Because the business firm holds a current account in the bank for business transaction. Payments are made through demand draft, check, etc. of the bank. Amount of sales is received in the bank account. So all these financial transactions are known by the bank. So the opinion given by them is considered more authorized and reliable. Normally, banks do not disclose the information of their account holders to anybody. This type of information is provided only on demand from other banks. So, the stages to be followed is X firms wants to purchase good from Y. So, Y will ask X to give a reference of their banker. So, X is the buyer, Y is the supplier. Y, which is the supplier, will ask the buyer to give the reference of the banker. Now X will give the name of the banker to Y. Now firm Y will request its own bank to obtain information regarding firm X from X's bank. The bank of firm Y
on behalf of firm Y will write a letter to the bank of firm X to know about their financial status. The bank of firm X will give the information to the bank of firm Y. The bank of firm Y will send the information to firm Y. Firm Y or the supplier will take the decision according to the information received. Now collection letter. अब सारा आपने प्रॉपरली इंक्वायरी करके फिर डिसाइड किया था कि ठीक है ये बायर जो है वो ट्रस्टवर्दी है और इसलिए हम इसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे। आपने उसका ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसको 1 महीने का क्रेडिट लिमिट दे दिया। अभी 1 महीना हो गया लेकिन उसने आपको पैसे वापस नहीं दिए, तो 1 महीने में तुरंत ही आपने जो ड्यू डेट को बोला है 5 तारीख बोला और 5 तारीख में ही बायर आपको पैसा दे दे, ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। लेकिन सच्चाई में ऐसा कभी होता नहीं है। 5 का 6, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है वो बहुत सारे उसके रीजंस भी होते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन लेटर लिखने पड़ेंगे। पैसे कलेक्ट करने के लिए लेटर्स लिखने पड़ेंगे। कलेक्शन लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डनिंग लेटर्स। The meaning of done means to remind repeatedly for making payment and insist on prompt payment. So the collection letter किस लिए लिखा जाता है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो क्लाइंट के पास से रिकवर करने के लिए। ये लेटर्स लिखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर की बेइज्जती नहीं करनी है। वो बायर किस वजह से उसके पार्ट पे डिले हुआ है वो आपको पता नहीं है, तो आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। आपको फ्यूचर में भी उस बायर के साथ ट्रांजैक्शन करना है, इसीलिए आपको बहुत ही पोलाइटली ये लेटर्स लिखना ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग कलेक्शन लेटर। पहले तो आप उसको एक बहुत ही सिंपल रिमाइंडर दीजिए, बहुत ही माइल्ड वर्ड में, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही इनडायरेक्ट वर्ड्स में। आप ये बोल सकते हैं दैट दिस इज़ अ जेंटल रिमाइंडर ऑफ योर पेमेंट विच इज़ ड्यू ऑन द 5th। बस इतना कह के एक बहुत ही सिंपल और इनडायरेक्ट आप रिमाइंडर दे सकते हैं। सेकंड, अगर इस बात का आपको जवाब मिलता है कि यस आई एम अवेयर कि मेरा 5th ड्यू डेट था लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको 15 तक पे कर दूंगा, तो आप उसको सामने जवाब दे सकते हैं कि फ्रेंडली मैनर में कि ठीक है, आप हमें 15 तक आपका क्रेडिट लिमिट हम एक्सटेंड कर रहे हैं, आप हमें 15 तक पॉजिटिवली पे कर दीजिए। नहीं तो ये एक स्टेज हुआ। नेक्स्ट स्टेज ऐसा हो सकता है कि उसके पास से कोई जवाब ही ना आए, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिले करने वाला है वो बंदा, तो उस केस में आप उसको सेकंड रिमाइंडर दीजिए, 10 दिन बाद थर्ड रिमाइंडर दीजिए, और जैसे जैसे आपके रिमाइंडर्स इंक्रीज हुए आप थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करना उस तरीके से शुरू कर सकते हैं। आप सेकंड जो रिमाइंडर होगा उसमें जेंटल नहीं, थोड़ा स्ट्रांगली लिखिए, थर्ड रिमाइंडर में और थोड़ा स्ट्रांगली लिखिए, फिर फाइनली आपका जब सारे पेशेंट्स चले जाए तब उसको थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांगली लिख के ये बताइए कि अगर आपने हमें पेमेंट नहीं किया तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें केस फाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद भी या तो उनका जवाब नहीं आता या फिर उनका नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स आता है, तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा आप उसमें उनको लीगल नोटिस भी सेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट आर द टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव कलेक्शन लेटर। तो ये जो टिप्स है ये इनिशियली जो 4-5 हम देखेंगे वो इस हिसाब से है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, मतलब आपने उसको एक रिमाइंडर दिया और हो सकता है कि उसका कोई जेन्युइन हार्डशिप हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसके वजह से वो आपको पे नहीं कर पा रहा है, तो हम उस सिचुएशन को ध्यान में रख के ये सारे टिप्स लिखे हैं हमने फॉर राइटिंग कलेक्शन लेटर। फर्स्ट इज़ आपका फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इस बायर के साथ आप फ्यूचर में भी बिजनेस करना चाहते हो, तो आपका फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड इज़ कस्टमर इज़ ऑनेस्ट, उसको आपको चीट करने का कोई मन है नहीं, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा या फिर हो सकता है उससे मिस हो गया है वो डेट, जो भी रीज़न है वो कस्टमर ऑनेस्ट है, उसको चीट करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप उस तरीके से माइल्डली लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट इज द मैसेज शुड बी पॉजिटिव, होपफुल एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। दैट इज़ आप अपना भरोसा बताइए कि भाई ठीक है, मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, आपको 1-2 दिन का और एक्स्ट्रा लिमिट चाहिए, तो वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, लेकिन आप अपना क्लियर करवा दीजिए। फोर्थ इज द लैंग्वेज शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड इट शुड नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ द कस्टमर। तो आप 1-2 रिमाइंडर तो उनको आप सॉफ्टली लिख ही सकते हैं,
तो पहले 1-2 रिमाइंडर में आपको उसको सॉफ्टली ही बात करना है। उसके बाद जैसे नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स इंक्रीज़ हो गए या फिर जैसे आपको पता चलेगा कि उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव है, तब जाके आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करना है। कलेक्शन लेटर शुड बी इन सीक्वेंस एंड शुड हैव फर्मनेस इन टोन। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स इंक्रीज़ हो गए, आप थोड़ा फर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड बी रिटन स्किलफुली एंड विथ फर्मनेस, शुड नॉट बी टू ब्रीफ। स्टार्टिंग के जो रिमाइंडर्स है आप उसको सिंपल रख सकते हैं, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स इंक्रीज़ हो गए आपको बताना पड़ेगा कि मैं पहले आपको 2 रिमाइंडर लिख चुका हूँ ये तारीख को, उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया है या फिर उसका आपने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, इसीलिए मुझे मजबूरी में आपको वापस बताना पड़ रहा है। तो आपको फिर वह ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर जस्ट बिकॉज आपका पेशेंस जहाँ ख़त्म हो रहा है तब थोड़ा और फर्मली बताइए कि भाई आपका ये जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से आपका प्रेस्टीज ख़राब हो सकता है, आपका रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो सकता है। सो ये चीज़ें आपको उसको सॉर्ट ऑफ एक डराना है। नेक्स्ट आपको ये भी ट्राई करना है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आपको उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप लीगल केस में गए तो लीगल केस में आप उससे ये पैसा तो मांगोगे, प्लस उसके ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट भी मांगूंगा, आपसे पेनल्टी भी मांगूंगा, तो वो आपको डबल पैसा देना पड़ेगा या ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करवा के मुझे पैसे दे दीजिए। तो आपको ये बताना है कि आप अभी जो मुझे पैसे दे दोगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। मेरा जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर आप डिले करते हो तो आपको मेरे को 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेकिन अभी आप मेरे को अगर पैसे दे दोगे तो मैं आपसे 12% चार्ज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 6% चार्ज करूँगा। लेकिन अगर मैं कोर्ट में चला गया तो मैं पूरा 12% चार्ज करूँगा, प्लस जो एडवोकेट का फ़ीस है वो भी आपके पास से लूँगा। तो अभी पैसे दे देना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी जो बातें हैं वो आपके बायर और सेलर के बीच की बातें हैं। जब तक एक पूरा लीगल केस नहीं हो जाता तब तक वो बायर आपका सॉर्ट ऑफ एक कस्टमर ही है। तो आपको उसका सीक्रेसी, आपको उसका प्रेस्टीज पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले को भी फील होना चाहिए कि नहीं, आप उसके प्रेस्टीज का ध्यान रख रहे हो, आप थोड़े पॉजिटिव हो, थोड़े फेयर हो, बिल्कुल ही प्रेजुडिस्ड नहीं हो। तो अगर आप उसका सीक्रेसी मेंटेन करोगे तो फिर वो भी एक पॉजिटिवली आपके तरफ व्यू रखेगा और हो सकता है किसी कॉम्प्रोमाइज़ से सॉल्व हो जाए। आपका बेसिक इंटेंशन यही है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ निकल जाए। आपको सामने वाले को परेशान नहीं करना, आपको खुद भी परेशान नहीं होना है, आप बस कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम लेटर राइटिंग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सॉरी।